गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 11। लेक्चर 11 हमारा क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत करेंगे। इसके पहले हमने आपको आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रॉप एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये 3 लेक्चर में पढ़ा दिए थे। आज की क्लास में हमें ये पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, कितना पोर्शन अभी सॉल्यूशन के अंदर बचा है, वो एक एक करके बात हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात हमें ये डिस्कस करना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल व केवल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, यानी दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। इसका मीनिंग क्या हुआ, उसके नेचर से मतलब नहीं है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंडेंट होती हैं, जिसमें उसके नेचर से कोई लेना देना नहीं है कि वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या नेचर शो करती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि हम ये कहते हैं कि दोज प्रॉपर्टीज which depend upon the number of particles of solute, irrespective of their nature with respect to solvent। यानी कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में उसका नेचर क्या है, इससे मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इससे है कि नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट के कितने हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हम बात कहते हैं तो दो पार्ट से बनी। एक इसमें दो पार्ट है, एक को मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ, और लीगर मतलब होता है बाइंड, बाइंडिंग मतलब कि जो जुड़े हों, तो उसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो दो शब्दों से मिलकर बनी है, उसकी कहानी हमें नहीं समझनी है, हमें सिर्फ ये समझना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमेशा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंडेंट होती है। उसका सॉल्यूट के नेचर से कोई लेना देना नहीं होता, वह सॉल्वेंट में वह सॉल्यूट किस प्रकार का नेचर शो करेगा इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि वो कितने अमाउंट में ऐड किया गया है। ठीक है, नेचर शो करने का मतलब कि अब हमें ये पता है कि जो सेकंड हम दूसरा मिला रहे हैं वो हमारा क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक होगा। उसी को हम ऐड करेंगे सॉल्वेंट में और आगे की सारी बातें देखेंगे। हम कहते हैं ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंडेंट है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है बेटा। कभी एग्जाम में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन नहीं पूछी जाती, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंडेंट होती है। अब हमारे सिलेबस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं। यानी कि हमारे सिलेबस में टोटल पहली प्रॉपर्टी में हमें यह बताया गया है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। यानी एलिवेशन मतलब बढ़ोतरी और बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी की बातचीत की जा रही है। यानी बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी की बात की गई। और जो इसमें थर्ड पॉइंट है वो क्या है, वो हमारा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन की बात हम करेंगे, वो तीसरा पॉइंट बनेगा। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया और तीसरा हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो फोर्थ टॉपिक इसमें आता है वह क्या है, उसके बारे में जरा सुनिएगा, वह है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें डिफिनीशन भी है और इसी में वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है, वह भी एक पॉइंट लिखा रहता है। और फोर्थ के बाद फिफ्थ
फिफ्थ पॉइंट इसके अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है और लास्टली हम ये कह सकते हैं कि एक हमारे यहाँ नया टॉपिक आया है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हम वांट्स ऑफ फैक्टर के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? वांट्स ऑफ फैक्टर, यानी कि इसको हम कहते हैं वांट्स ऑफ फैक्टर या एबनॉर्मल नॉर्मल मोलर मास के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। यानी कि हमें जो लास्ट में एक टॉपिक पढ़ना है वह है एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट्स ऑफ फैक्टर, यानी वो लास्ट टॉपिक है। यानी उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, वो नया टॉपिक है। कॉलिगेटिव के अंतर्गत हम 4 प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब हमें इसमें जो बातचीत करनी है वो हम कुछ इस प्रकार से करेंगे, वो हम आपको बता देते हैं। लेक्चर नंबर 11 जिसमें हमने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया और साथ साथ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जिक्र करेंगे। लेक्चर नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा 13th में हम इसका डिस्कशन करेंगे, 14th में हम इसका डिस्कशन करेंगे और 15th लेक्चर में हम ये आपका वांट्स ऑफ फैक्टर का डिस्कशन करेंगे। तो टोटल हमारे पास जो लेक्चर दिखाई दे रहे हैं 15, यानी कि 5 लेक्चर और लगेंगे, सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक 10 लेक्चर में हमने इसको पढ़ाया। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत सारे लेक्चर हो रहे हैं या बहुत सारी वीडियो हमको देखनी है तो देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर आपको यूट्यूब पे कोई भी चीज़ ऐसी दिखाई देती है जिसमें कंटेंट कम है, कंटेंट कम मतलब अगर कभी आप हमेशा सर्च करते हैं टाइम कम की वीडियो, यानी कम समय की वीडियो, कम समय की वीडियो में बेटा कंटेंट कम होता है, ठीक है, तो इस पर ध्यान रखा करो कि बहुत कम समय की वीडियो देख करके आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, ठीक है। अगर कोई भी टीचर आपको सॉल्यूशन 1 घंटे में पढ़ा देता है तो क्या समझ में आएगा, इतने दिन से फिर क्या बातचीत की जा रही है ना। तो सोचने का विषय है, तो इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी कि यूट्यूब पे हम हमेशा कम समय का कंटेंट सर्च करते हैं, ये बात ध्यान रखिए। अगर कम टाइम का कंटेंट आप सर्च करते हैं तो कम टाइम के कंटेंट में, यानी कि कम टाइम की जो वीडियोस होती हैं उसमें कम कंटेंट आपको मिलेगा। यानी कि ओवरऑल जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है वो आपको अगर कोई भी टीचर प्रोवाइड करता है तो वो आपको तभी मिलेगा जब वीडियो की साइज बड़ी होगी, यानी टाइमिंग ज्यादा होगी। कम समय में मैक्सिमम कैसे पढ़ाया जा सकता है, उस केस में केवल सॉल्यूशन या कोई भी चैप्टर होगा तो उसके ऊपर ऊपर की बातचीत की जाती है। इसलिए कंटेंट बेस्ड वीडियोस देखने की कोशिश करें। लेक्चर 11, 12, 13, 14 और 15 यानी कि 5 लेक्चर हम और पढ़ाएंगे, तब जाकर के ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पोर्शन या फिर सॉल्यूशन पूरी तरह से समाप्त हो पाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की मीनिंग क्या होती है। वेपर प्रेशर हम पहले भी पढ़ के आए हैं। रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, लोअरिंग मतलब घट जाना, यानी कि वेपर प्रेशर के घटते हुए प्रक्रम की कहानी हम आज समझेंगे। और कैसे समझेंगे, बहुत जानदार समझाऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप केवल ध्यान से सुनिएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा होगा। फिर हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, ये हमारा 4th टॉपिक होगा। वांट्स ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मोलर मास हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसके बारे में भी हम बातचीत आपसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जहां पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि लेक्चर 11th में जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट है उसको कैसे समझा जाए। यानी कि आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जो कहानी समझाई जा रही है इसको समझने का प्रयास करें। हम कहते हैं एक तो डिब्बा ले लिए, खूब ध्यान से समझना। एक बीकर लिया हमने, ठीक है, उस बीकर में हमें क्या चीजें कैसे लेकर के चलनी है ये हमें ध्यान रखना है। इस बीकर को हम कंसीडर करते हैं, हम कहते हैं इस बीकर में एक हमारा सॉल्वेंट होगा। ये हुआ, हाँ भाई सॉल्वेंट होगा। हम कहते हैं ये जो सॉल्वेंट है इसको हम फर्स्ट कंपोनेंट एज्यूम करेंगे। कहे हाँ ठीक है कोई बात नहीं। कहते हैं हम यहाँ से सॉल्यूट मिला रहे हैं, इस सॉल्यूट को हम सेकंड कंपोनेंट एज्यूम करेंगे। बात सही है, आप सेकंड एज्यूम कर लीजिए। यानी कि हमने ये कहा कि ये हमारा सॉल्यूएंट जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट है और जो सॉल्यूट है वह सेकंड कंपोनेंट है।
हमने कहा कि जब तक हमने सॉल्यूट का एडिशन इसमें नहीं किया था, अगर तब तक की बात करें तो जो सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वह क्या होगा, P1 नॉट, यानी फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, P1 नॉट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्वेंट हमें दिया गया उसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर का मतलब जो ऊपर से हमने इसको क्या किया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यहां पर हम कहते हैं हमने इसको पिस्टन लगा दिया, कहे हाँ ठीक है सर पिस्टन लगा दीजिए। हम सॉल्यूट को मिलाने से पहले जब इस पर पिस्टन लगाएं तो ये जो सॉल्वेंट को हीट करने के बाद जो प्रेशर बनता है वह हमारा क्या होगा, वह हमारा P1 नॉट होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है बेटा। यानी कि आप ऐसे समझिए, एक बीकर लिए, उस बीकर में पानी भर लिए, ठीक है, अगर आप उसमें पानी भर लेते हो तो पानी जो वेपर प्रेशर जनरेट करेगा, यानी पानी को जब गर्म करोगे तो वह प्रेशर पिस्टन पे जनरेट करेगा, तो पानी के द्वारा पिस्टन पर लगाया जाने वाला, पानी के वेपर्स के द्वारा पिस्टन पर लगाया जाने वाला जो प्रेशर है वह वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहलाता है। यह सबसे पहली बात हो गई। हमने कहा यहां तक गाड़ी ठीक है, हम कहते हैं इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम कहते हैं जब इसके थोड़ा और आगे चलते हैं तो अगली दशा में हम क्या पाएंगे, हम कहते हैं यहां पर हम सॉल्यूशन बना लिए, यानी कि हमने यहां पर जो सॉल्यूशन बनाया इस सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर यहां बनेगा, पिस्टन पर ये भी प्रेशर लगाएंगे, बात तो सही है, हाँ लगाएंगे, यानी कि इसका भी प्रेशर पिस्टन पे लगेगा। तो हम कहते हैं जो इसका प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, P1 मतलब हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन जो प्रेशर लगाएगा उसे हम P1 कहते हैं। बेटा अब सवाल ये आता है कि सर जो सॉल्यूशन, यहां आप यहां भी 1 लिखे, यहां भी 1 लिखे, क्या सॉल्यूट जो मिलाया गया वो प्रेशर नहीं लगाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो सॉल्यूट क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट का हम एडिशन करते हैं, यानी ये जो सॉल्यूट है यह नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर्स में कन्वर्ट ना हो। ये जो सॉल्यूट है यह नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर ये दोनों सिचुएशन सॉल्यूट में है तो ना आयंस में जाएगा ना ही ये क्या होगा, वेपर्स में जाएगा। तो अगर हम नॉन वोलेटाइल की कहानी पढ़ते हैं तो इसका मतलब सॉल्यूट के आने से वेपर प्रेशर में बदलाव तो होगा, लेकिन जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है पिस्टन पर, यानी जो ढक्कन उठा रहा है, तो वो क्या है, वो किसकी वजह से, वो सॉल्वेंट की वजह से ढक्कन उठ जा रहा। एकदम सिंपल सी कहानी समझो, एक कुकर लिए, कुकर में पानी भरे, पानी भर के ढक्कन लगाए, उसको गर्म किए, सीटी उठ रही है, ठीक है, प्रेशर की वजह से, ठीक है, कुकर को खोल दिए। हमने क्या कहा, एक कुकर लिए, कुकर में पानी भरे, नीचे से आग लगाए, उसको गर्म किए, कुकर ने सीटी उठाया, वेपर प्रेशर कुकर ने बनाया, ठीक है, यहां तक समझ में। हम कहते हैं ढक्कन खोल दिए कुकर का, कुकर में दाल डाल दिए, कुकर में दाल डाल दिए, कुकर को फिर गर्म किए, सॉल्यूशन बना रहे हैं, कुकर को फिर गर्म किए, नीचे से आग लगाए, वेपर प्रेशर हम पाए। जब अब प्रेशर जो लगेगा, कुकर जो इसमें प्रेशर लग रहा है सीटी पर, वो दाल की वजह से लगेगा क्या? नहीं, अब जो प्रेशर लगेगा वो किसकी वजह से लग रहा है? पानी का ही प्रेशर आज भी लग रहा है, बस पहले जितना पानी प्रेशर लगा रहा था अब उतना प्रेशर थोड़ा न लगा पाएगा। अरे भाई, जितने टेम्परेचर पर पानी उबल जाता है क्या उतने टेम्परेचर पर चाशनी उबलेगी क्या? नहीं ना, चाशनी को उतना वेपर बनाने में बहुत ज्यादा हीट करने पड़ेगा। इसका मतलब हम ये समझ पाए कि जितना वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट में था, क्या उतना वेपर प्रेशर यहां आएगा क्या? नहीं, घट गया ना, कम हो गया। कम क्यों हो गया? अरे सिंपल सी कहानी है, अगर आप छोला बना रहे हो तो छोलों में तो पानी डाले थे। अगर हम कहते हैं पानी अगर नॉर्मली गर्म करोगे तो कुकर की सीटी दे खटाखट उठ रही है, हो रही है ना, लेकिन अगर उसी जगह जब आप उसमें चना डाल देते हो, छोला बनाने लगते हो, कुकर बेचारा जी जान लगाए है, नीचे से आग लगाए हो, सोचत हो कि अब सीटी आए तब आए, वहां 3 मिनट में सीटी आ गई, यहां सीटी आने में 7 मिनट लग रहा है। क्यों? क्योंकि वेपर्स कम बन रही हैं। यहां पर तो पानी के अंदर जो वेपर्स का फॉर्मेशन हो रहा है बस उसी की वजह से प्रेशर लग रहा है ना। तो सर जो हमने छोले में चना डाल दिया, वो चना क्या रोल प्ले किया? चना मटर जो डाले थे उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो गया? घट गया ना। अब पहले वेपर सीटी उठाने में जा रही थी तो सीटी 3 मिनट में आ जा रही थी,
अब वेपर्स कहाँ जा रही, वेपर्स बनने से पहले पहले तो चने को तोड़ना पड़ेगा ना, जब चना टूटेगा तब ना वेपर्स बनेंगी, तभी तो कहते हैं दाल पक गई। और कोई दूसरा रीजन थोड़ा ना होता है। सीटियाँ कब आती है, जब दाल फूटेगी तब ना सीटी आएगी। ऐसा तो नहीं कि दाल नीचे बैठी रहे सीटी खटाखट ऊपर आ जाए, ऐसा तो होता नहीं है। अगर 3 सीटी मारती है तो नीचे दाल बैठी रहती, क्या दाल क्या हो जाती, फट जाती, अलग अलग हो जाती, पार्ट्स में ब्रेक हो जाती, यही तो पढ़ते हैं। और दूसरी चीज ये भी तो पढ़ते हैं, अगर मान लो ज्यादा सीटी आ गई तो इसका मतलब क्या हो जाता है, दाल फिर पानी में सॉल्यूशन बना लेती, होमोजीनियस जैसे दिखने लगती है। फिर उसके बाद पानी और दाल को अलग करने का प्रयास करते रहिए, लेकिन पॉसिबल हो पाता है क्या, नहीं हो पाता ना। तो ये जो कहानी है वो यही है। अगर किसी ने पूछ लिया कि यहां पर भी P1 लिखे हैं, यहां पर भी P1 लिखे, तो उसको फिर ऐसा समझाओ कि वो P1 फिर जिंदगी भर ना भूले। P1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि वेपर प्रेशर कौन बनाएगा, हमेशा सॉल्वेंट बनाएगा। वो चना वेपर प्रेशर बनाएगा नहीं, बल्कि वह वेपर प्रेशर घटा देता है। जो सॉल्यूट मिला रहे हो, नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर में ना कन्वर्ट हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयंस में ना कन्वर्ट हो। जब ऐसा सॉल्यूट पानी में मिलाए तो वो क्या करेगा, पानी के वेपर प्रेशर को घटा देगा ना। जो प्रेशर पहले पानी बना रहा था अब थोड़ा ना बना पाएगा। अरे सिंपल सी कहानी है, एक छोटा सा एग्जांपल पढ़िए। चाय आप पकाते हो, है ना, चाय में चीनी डाल दिए, चाय पत्ती डाल दिए, दूध डाल दिए, चाय बना रहे हो आप, सब कुछ मिला करके आपने रख दिया गैस पर, वो उबल रही है। अब बार बार प्रयास कर रहे हो कि चाय उबले न, फूंक रहे हो ऊपर से, क्योंकि चाय उबाल आ जा रहा है पूरा ऊपर से बहने की कंडीशन में, है ना। बिल्कुल देसी एग्जांपल समझो। ऐसी सिचुएशन में आप बार बार फूंकते हैं। अब जरा आप समझ के बताना मुझे, फूंकने से क्या होता है, एक कहानी। दूसरा, फूंकने के सिवा कुछ लोग पानी के छींटे मार देते हैं, तो जो भाप बन करके ऊपर उठ रहा था, दूध बहने के कगार पे था, वो बैठ जाता है। इससे क्या होता है। तीसरा, तीनों क्वेश्चन सुन लीजिए, कमेंट में बताइएगा क्या आंसर होगा, वरना हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करें। तीसरा, हम करछुल या चम्मच कुछ उसमें ऐसे ही डाल देते हैं, उससे भी उबाल थोड़ा कम हो जाता है, बहने की संभावनाएं खत्म हो जाती। न चलाएं तो भी अगर करछुल डाल दिए कोई बड़े बर्तन के साथ में, यानी कि बड़ा बर्तन है उसमें बड़ी करछुल डाल दिए, अब क्या हुआ, अब उबाल आने की संभावनाएं कम हो जाती। ये जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा, फूंक दो तो उबाल बैठ जाएगा, ठीक है, करछुल डाल दिया तो उबाल नहीं आएगा, है ना, पानी के छींटे मार दिए तो उबाल नहीं आएगा। आखिर ये उबाल आ क्यों रहा था, और इन प्रक्रियाओं से ये उबाल आना बंद क्यों हो गया। 2 सवाल, 3 सवाल हो गए। यानी कि उबाल आने पर वो उठ जा रहा था, तो नीचे क्या हुआ था, गैस बन गई, क्या था नीचे, कैसे उठ गया वो, ये भी क्वेश्चन है ना। तो आप जरा इस पर विचार करिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। अब हम कहते हैं P1 नॉट और P1 की कहानी। उससे पहले उस चीनी वाले एग्जाम्पल को जरा बताते हैं। हमने कहा दूध लिया, पानी लिया, चाय पत्ती डाला, सब कुछ डाल करके रख दिया। अब उबाल बड़ी तेजी से आई, जब उबाल तेजी से आई लगा बह जाएगा, और हम फूंक करके उसे रोक नहीं पा रहे हैं, और खोपड़ी काम नहीं की कि गैस कम कर दें। गैस फुल पे है, फूंक फुल पे रहे हैं, है ना, फेफड़ा निकल जाए अलग मैटर, लेकिन फूंकेंगे। अब जरा समझना, अब ऐसी सिचुएशन में चीनी आपके पास रहती है। अगर आपने चीनी अभी तक चाय में नहीं डाला है, तो वही चीनी उठा करके आप ऐसे डाल दीजिए, सारा उबाल बंद हो जाता, फिर वो उबाल सब नीचे चला जाता है, फिर थोड़ी देर रेस्ट में रहता, फिर तुम आराम से मोबाइल चलाओ, फिर थोड़ी देर बाद कोशिश करता है, फिर उबाल आना शुरू हो जाता है। हाय रे चीनी, तूने किया क्या। अब जरा समझ के बताना, चीनी ने वेपर प्रेशर को घटा दिया। पहले जितनी वेपर्स बन रही थी चीनी के डालने पर, अब वेपर्स कम बन रही है ना, उबाल कम आने लगा ना। क्यों, क्योंकि जो पानी पहले वेपर्स में कन्वर्ट हो जा रहा था, अब वो पानी पहले चीनी को तोड़ने में चला जा रहा है ना। फिर चीनी जाके कहती है कि बहुत उबाल आ रहे थे, अब जरा पहले मुझे तोड़ो, जब मैं निपटूंगी तब तुम ऊपर जाओगे, उसके पहले तुम ऊपर जा नहीं सकते। यही तो कहानी है। तो इसीलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि वेपर प्रेशर के घटने के पीछे रीजन जो है वो कुल मिला जुला करके यही होता है। जैसे समाज में माया मोह में भगवान बांध के रखते है ना, कुछ दिन अपनी जिंदगी होती है, फिर शादी विवाह हो जाता है, फिर आदमी उसमें उलझ जाता है, तो प्रेशर क्या है, कम हो गया ना। जो भगवान के पास जाने की इच्छा थी, भगवान को याद करने की शक्ति थी, वो घट गई। और एक समय के बाद क्या हो जाता है, फिर बाल बच्चे हो जाते हैं,
आदमी उसमें उलझ जाता है। फिर लास्ट में जब सब कुछ निपट जाता है तब हमें भगवान की याद आती है ना। तो क्योंकि वेपर प्रेशर हमारा इतना घट गया था कि हम भूल गए थे भगवान भी कोई चीज है ना। जब वो भगवान हमें निपटाने के प्रयास में आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराने की सोचता है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, हम लीस्ट रिएक्टिव हैं। जब वो हमें समाज से निपटाने का प्रयास करता है तब हमें याद आता है कि तो भगवान की हमने तो पूजा ही नहीं की। क्यों? क्योंकि इतने सॉल्यूट भगवान ने तुम्हारे सॉल्वेंट में डाल दिया कि तुम वहीं वेपर प्रेशर घटाते रह गए, ऊपर जाने की बात ही भूल गए। तो ये कहानी थी सॉल्यूशन की। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि P1 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, P1 नॉट और P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। हम कहते हैं कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, यानी ये ज्यादा उबल रहा था, और ये कम उबलेगा। यानी ऐसे समझो कि पानी को उबालोगे तो ज्यादा भाप बनेगी, चाशनी को उबालोगे तो ज्यादा भाप नहीं बनेगी, और चाशनी में भाप बनने में समय भी लगेगा। तो ये दोनों कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब जरा हम इसके और आगे चलते हैं और अगली बात आपसे डिस्कस करेंगे। हमने ये कहा कि हम ये देख पा रहे हैं कि वेपर प्रेशर में घटोत्तरी हुई, यानी यहां वेपर प्रेशर ज्यादा था सॉल्वेंट का, यहां वेपर प्रेशर क्या हुआ, घट गया। इसके पीछे हाथ किसका है? ये थर्ड पर्सन का। यानी जो सॉल्यूट हमने मिलाया उसी सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर घटा हुआ हमने पाया। तो सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर घटा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हम कहते हैं अगर हम चेंज इन वेपर प्रेशर निकालें, यानी डेल्टा P1 अगर हमें ऑब्टेन करना, डेल्टा P1 का मतलब होता है, डेल्टा मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। हम कहते हैं चेंज अगर निकालेंगे तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। कहे हाँ बिल्कुल घटा देंगे। हम कहते हैं P1 नॉट हमारा ज्यादा है और ये जो P1 है ये कम है, यानी कि हमने कहा डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। कहे हाँ ये बात सही। अगर हम कहते हैं कि डेल्टा P1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की तो P1 नॉट माइनस P1 हो गया। तो P1 नॉट माइनस P1 की कहानी क्या कही गई कि यानी कि इसके वेपर प्रेशर में से हम इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। लेकिन अगर किसी ने ये कहा कि ये सब हो क्यों रहा है, यानी ये जो चेंज हुआ, यानी डेल्टा P1 किस पर डिपेंडेंट है, यानी अगर ये कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कहते हैं कि डेल्टा P1 आया क्यों, यानी कि वेपर प्रेशर में इधर से इधर जाने पर चेंजेस क्यों आ गए। कहते हैं ये सॉल्यूट की वजह से। तो सॉल्यूट के किसके वजह से? कहते हैं ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वजह से। यानी हमने कहा था ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कितना मिलाया इसी पर डिपेंड करेगा कि वेपर प्रेशर में चेंज कितने का आया। अगर सॉल्यूट ज्यादा मिलाओगे तो वेपर प्रेशर में ज्यादा का चेंज आ जाएगा, सॉल्यूट कम मिलाओगे तो वेपर प्रेशर में कम का चेंज आएगा। जब चाय उबल रही थी उसमें चीनी एक आध मुट्ठी डाल दिए तो चाय काफी देर के लिए आरामप्रस्त अवस्था में चली जाती, लेकिन अगर उसी में थोड़ा सा चीनी डालते या थोड़ी चीनी डाल के फिर बैठ के देखते, फिर थोड़ी चीनी डाल फिर बैठ के देखते, तो क्या होता, फिर वो उबलती फिर बैठ जाती, फिर वो उबलती फिर बैठ जाती, ये होता ना। लेकिन आपने क्या किया, आपने उठाया एक मुट्ठी चीनी डाल दी, कालो उबलो अब देखते हैं तुम्हें कैसे उबल पाती। तो ये वेपर प्रेशर की कहानी थी। यानी कि जब आपने चाय में इकट्ठे चीनी डाल दी तो वेपर प्रेशर क्या हो गया बेटा, घट गया ना, कुछ देर के लिए चाय शांत हो गई। इसका मतलब हमने ये कहा कि वेपर प्रेशर में जो चेंज आ रहा है वह इसके मोल फ्रैक्शन की वजह से आ रहा है। यानी जो सेकंड कंपोनेंट सॉल्यूट है हमारा, इस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वजह से वेपर प्रेशर में चेंज आ रहा है। कहते हैं हाँ बात तो सही है। इसका मतलब हम ये कहेंगे बच्चे कि डेल्टा P1 जो है यानी चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। यानी हम ये कह सकते हैं, इसको प्यार से लिखो, इसको हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। यानी हमने ये कहा कि जो डेल्टा P1 है, जो चेंज आया वह इस सॉल्यूट के, सॉल्यूट सेकंड कंपोनेंट है, इस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहें हाँ यार बात तो सही है। फिर ये कहा गया कि ऐसे में हम ये समझते हैं कि डेल्टा P1 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, P1 नॉट x2। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डेल्टा P1 की बात करते हैं तो डेल्टा P1 किसके बराबर हो जाएगा, हम कहते हैं P1 नॉट x2 के बराबर हो जाएगा। P1 नॉट x2 के बराबर अगर डेल्टा P1 हो गया
तो इसका मतलब ये हो गया कि यानी जो चेंज हुआ, सर यहां P1 लिख देते, कहे नहीं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट P1 नॉट होता है, तो हमने कहा किया P1 नॉट x2 लिख दिया इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा करके। अब चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। हम ऊपर वाले और नीचे वाले को ध्यान में रखें तो एक बात ये लिखें तो आपको कोई परेशानी, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपान क्यों लिख रहा हूं, ये लिखें डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा P1 इज इक्वल P1 नॉट x2 है, डेल्टा P1 इज इक्वल P1 नॉट माइनस P1 है, तो ये क्या हो जाएगा P1 नॉट x2, ये लिख सकते हैं। अगर हम ये लिख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड को एक साथ, सेकंड को एक साथ लेने पर, यानी कि ये फर्स्ट ले लो, इसको भी ऐसे डिब्बा में बंद कर दो, अच्छा लगेगा, इसको सेकंड कह लो, है ना। इक्वेशन तो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। इन दोनों को देखने के बाद हमें अच्छा लगा कि ये मिल गया। हम कहते हैं कि हम इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो अगर हम मोल फ्रैक्शन P1 नॉट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई P1 नॉट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ, इधर भी डिवाइड करना इधर, तो हम क्या पाएंगे, डेल्टा P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट x2 अपान P1 नॉट। अब हम ये देख पा रहे हैं कि डेल्टा P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू x2। x स्मॉल बनाया हो, कंफ्यूज नहीं होएगा, ये बना। हम कहते हैं कि जो भी बात होगी किसी क्वेश्चन में तो हमें P1 नॉट और P1 की वैल्यू दी गई होगी, तो डेल्टा P1 निकालना होगा, तो हम इस वाले फैक्टर को कंसीडर करके ले चलें, इसकी कोई मीनिंग हमें समझ में नहीं आ रही थी। हम कहते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन में हम ये लिख सकते हैं कि P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू x2 लिख सकते हैं। हम कहते हैं अगर अगली लाइन में हम ये लिख सकते हैं तो x2 क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट है ना भाई, ऊपर से हम यही तो पढ़े, और हम ये जानते हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू x2 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट, यानी N2 अपान N1 प्लस N2 हम लिख सकते हैं। कहें हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कहें क्यों, कहें क्योंकि जब हम मोल फ्रैक्शन जिसका निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर होते हैं और उसके सम का जो मोल होता है वो नीचे होता है। हमने इस प्रकार से N2 अपान N1 प्लस N2 लिख दिया। अब हम कहते हैं इसको कैसे लिखेंगे आगे अगले स्टेप में, P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपान N1। ऐसा क्यों किया, हम कहते हैं N1 इज टू मच ग्रेटर देन N2। N1 जो है वो N2 से बहुत ज़्यादा है। अगर N1 हमारा N2 से बहुत ज़्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे हम, एक मिनट भाई, सुनिए, अगर हम कहते हैं कि N1 हमारा N2 से बहुत ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि सॉल्वेंट मैक्सिमम है और सॉल्यूट हमारा क्या है, मिनिमम है। सॉल्वेंट मैक्सिमम है, सॉल्यूट क्या है, मिनिमम है, तो हम कहते हैं N1 हमारा N2 से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में होगा ये कि P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू N2 जहाँ लिखे हैं वहाँ पर क्या करें, जहाँ N2 लिखे हैं उस N1 प्लस N2 मतलब इसका मतलब होगा कि N1 में अगर थोड़ा बहुत कुछ जोड़ोगे भी तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि N2 तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है ना जिसको मिलाए हो, तो सॉल्यूट बहुत कम है, इसलिए हम N1 प्लस N2 की जगह पर केवल N1 लिखते हैं, क्योंकि N1 इज टू मच ग्रेटर देन N2, दैट्स वाई वी कंसीडर N2 एज नेग्लिजिबल। यहाँ तक ठीक है।
तो हमने कहा N2/N1 हो गया। अब N2 मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट। और हमने कहा मोल अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हम पढ़ते हैं क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही पढ़े थे ना, मास अपॉन मोलर मास। ये किसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने का। तो हम यहां से कहेंगे किसको हम लिखेंगे, तो W2/M2 अपॉन, यहां क्या हो जाएगा W1/M1, मास अपॉन मोलर मास। और ओवरऑल जब हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, P1 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 हो जाएगा, है ना। और यहां क्या हो जाएगा W1 इंटू M2 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फॉर्मूला है किसका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। ठीक है, अगर हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला ये निकल के आएगा बेटा, बड़ा ही जानदार शानदार फॉर्मूला है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं सब आपको खुद ही दी रही होंगी। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जब हम किसी क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं तो वहां पर क्या होता है, देखिए W2 P1 नॉट क्या है, ये आपको दिया है, P1 क्या है यहां आपको दिया होगा, P1 नॉट यहां आपको दिया होगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपको दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। क्वेश्चन में सारी चीजें दी रहेंगे, यानी कि अननोन अगर 5 है आपके पास, अननोन हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 ठो अननोन, तो 5 ठो दिया रहेगा, 1 ठो पूछेगा, कोई ना कोई वैल्यू पूछेगा। जरा देखना, P1 नॉट यहां से, P1 यहां से, और ये जो सेकंड कंपोनेंट है इसका मास आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर मास दिया है और वैल्यू दी गई है तो हम मास से W2 हमें दिया रहेगा, मान लो 5 ग्राम 10 ग्राम सॉल्यूट मिलाया जाता है, किसी क्वेश्चन में ऐसे कह दिया, कहते 10 ग्राम सॉल्यूट 90 ग्राम सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, तो सॉल्यूट, अगर हमें सॉल्यूट का नाम पता होगा तो हम उसका मोलर मास निकाल लेंगे फॉर्मूले से, बिल्कुल सही बात है। और जो फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्वेंट है इसके रिस्पेक्ट में यहां से W1 और M1 आपको पता होगा। कहें सर कैसे, कहें जैसे हम कहते हैं कि 10 ग्राम NaOH को अगर हम 90 ग्राम पानी में मिलाते हैं, एकदम सिंपल सी कहानी समझना, तो इसका मतलब NaOH हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, मान लो ग्लूकोज हम मिला दें, तो ग्लूकोज मिलाओगे तो 10 ग्राम ग्लूकोज मतलब W2 10 ग्राम हो जाएगा। ग्लूकोज C6H12O6 होता है, उसका मास कितना आता है 180 ग्राम पर मोल, वो आपका M2 हो जाएगा। कहते 90 ग्राम पानी में मिलाया तो W1 कितना हो गया 90 ग्राम, और M1 कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, क्योंकि उसका मोलर मास आपको यहां से मिल जाएगा, तो W1 M1 हो गया, P1 नॉट P1 ये हो गया। अब इतने फैक्टर हैं, इनमें से कोई एक फैक्टर आपका अननोन होगा, कोई एक ऐसा होगा जिसकी वैल्यू नहीं दी होगी, जो वैल्यू नहीं दी होगी वो यहां से निकल जाएगी या नहीं, देख लो ध्यान से। W2 भी बता दिया, M2 भी बता दिया, W1 भी बता दिया, M1 भी बता दिया। अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे एक और समझा दे, छोटी सी बात, हमने ये कहा, मान लो हम कहते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, और ये किसमें मिलाया 90 ग्राम H2O, कुछ नहीं करना, W2 कितना हो गया 10 ग्राम, M2 कितना हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल, होगा कि नहीं, C6H12O6 फॉर्मूला पढ़े हो। अब यहां से W1 कितना आ जाएगा 90 ग्राम, ठीक है, और M1 कितना आ जाएगा, M1 आपका 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा, क्योंकि H2O का मोलर मास 18 होता है। अब देखो 4 फैक्टर तो यहीं से निकल गए। अगर मान लो आपको प्योर सॉल्वेंट क्या है P1 नॉट, यानी कि वाटर आपको दे दिया जाए कि वाटर का वेपर प्रेशर इतना है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ ले, तो इसका मतलब P1 पूछेगा, P1 नॉट आपको दे देगा। कहते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इतना ATM बार, कुछ भी ऐसे दे देगा, और आपसे कहेगा 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम पानी में मिलाया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर बताइए, तो क्या रोना हो जाएगा क्या, नहीं यार कर लेंगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ लिया, या वेपर प्रेशर में होने वाला चेंज बताइए, तो क्या हुआ, वेपर प्रेशर में होने वाले चेंज की भी बात अगर करता है तो डेल्टा P1 पूछेगा। अगर हमें P1 नॉट और P1 पता हो जाएगा तो हम डेल्टा P1 निकाल लेंगे, दोनों को घटा करके। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
ये पूरी की पूरी प्रोसेस रही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, जहां पर हमें एक सॉल्वेंट दिया जा रहा है, उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी हमें मालूम होगा, उधर से हम एक सॉल्यूट उसमें मिला रहे हैं, उस सॉल्यूट का मास मोलर मास हमें मालूम है, जिसमें मिला रहे हैं उसका मास मोलर मास हमें मालूम है, और कहते हैं कि जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, यानी वह सॉल्यूशन पिस्टन पर कितना प्रेशर लगाएगा। बेटा फॉर्मूला पता है, P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इक्वल W2 इंटू M1 अपान W1 इंटू M1, W2 इंटू M1 हम लिख दिए हैं, हाँ सही है, और WN इंटू M2, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, खट्ट आंसर निकल करके बाहर आ जाएगा। यही सिंपल सा फंडा है जिसके बेसिस पर आप आसानी से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से एक एक बात हमने आपको इसमें समझा दी। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, क्वेश्चन पर बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने ये जो आपको बताया, आप एनसीईआरटी में आपके 2 सैंपल प्रॉब्लम दिए गए, सबसे पहले दोनों सैंपल प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए। दोनों सैंपल प्रॉब्लम आपसे हो जाएंगे, 100% हमारी गारंटी। दोनों सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व करिए और दोनों के आंसर आप मैच कराइए, जो सॉल्यूशन आप निकालेंगे और आंसर दोनों देखिए कि क्या आपने सही किया है, और हमें उम्मीद है कि आप पूरा सही करेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमने बताया बिल्कुल हर जगह एप्लीकेबल है, बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस पर क्वेश्चन लगाइए। हम फिर मिलेंगे, यानी कि जैसे ही चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है हम हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन भी कराएंगे। आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के केवल पढ़ने की जरूरत है। ध्यान से लेक्चर को देखिएगा, समझिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर इसलिए करें कि उन्हें भी जानकारी हो, और बेहतरीन तरीके से हमारे YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के साथ जुड़ करके पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम आपसे बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।